नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने पढ़ी थी संज्ञा, और संज्ञा में तीन प्रकार पढ़े थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ली थी और इसकी पहचान भी कर ली थी। तो आज पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा में चल रहा है हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। दूसरा नंबर जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए। जिन संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, नदी, पेड़, पशु, अध्यापक, सरपंच आदि। तो जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, नदी, मोर, अध्यापक, सरपंच, गांव, गाय, पशु, पेड़, तूफान, वृष्टि या वर्षा, गांधीवाद आदि इत्यादि। तो ये ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, शहर बहुत सारे होते हैं इसलिए इसकी एक संपूर्ण जाति हो गई शहर। नदी बहुत सारी होती हैं, जैसे कावेरी नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, यही बहुत सारी नदियां होती हैं इसलिए नदी हो गई, इनकी एक संपूर्ण जाति हो गई। इसी प्रकार मोर, अध्यापक, सरपंच, गांव, गाय, पशु, पेड़, तूफान, वृष्टि, गांधीवाद आदि इत्यादि। तो ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कि जातिवाचक संज्ञा की कैसे पहचान होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला पदों के नाम। सबसे पहला है पदों के नाम। जैसे पटवारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
कलेक्टर, कलेक्टर। दूसरा है पेड़ पौधों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, पेड़ पौधों के नाम जैसे पीपल, पीपल के बहुत सारे वृक्ष होते हैं इसलिए पीपल। बरगद, तुलसी, नीम। ऐसे ही तीसरा है पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम जैसे मोर, तीतर, कबूतर, तोता आदि। जैसे जंगली जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम जैसे शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी। पांचवा है आपका फर्नीचरों के नाम, फर्नीचरों के नाम जैसे कुर्सी, मेज, पलंग, स्टूल आदि। तब तक ये उतारिए, इससे आगे और देखते हैं आगे। छठा, वस्त्रों के नाम, वस्त्रों के वस्त्रों के नाम जैसे कमीज, कोट, दुपट्टा। अगला है बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम जैसे गिलास, कप, कटोरा। अगला है आपका सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम जैसे आलू, गोभी, आलू, गोभी, खीरा, टमाटर इसी में आते हैं वो। अगला है आपका फसलों के नाम, फसलों के नाम जैसे बाजरा, सरसों, गेहूं, आपका चना। अगला है आपका फलों के नाम, फलों के नाम जैसे आम,
अमरूद, संतरा, केला। अगला है आपका वाहनों के नाम। वाहनों के नाम, वाहनों के नाम जैसे कार, बस, ट्रक। अगला है आपका इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सामान के नाम। वो इलेक्ट्रिक नहीं होता, इलेक्ट्रिक होता है। वो इलेक्ट्रिक सामान के नाम जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर। अगला है आपका आभूषणों के नाम। आभूषणों के नाम, आभूषणों के नाम जैसे हार, अंगूठी, कुंडल। जैसे और सर्प जाति के नाम। सर्प यानी सांप, ये सभी सर्प जाति में आते हैं। देखो नेवला, छिपकली, अगला आपका प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे तूफान, कोरोना जो गया था, जैसे वर्षा, बाढ़ आदि। तब तक लिए बता रही है, इससे आगे और तो आगे देखिए पशुओं के नाम। पशुओं के नाम जैसे गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा। अगला है अस्त्र एवं शस्त्रों के नाम। अस्त्र एवं शस्त्र के नाम। तलवार, बंदूक, तोप। अगला है प्रशासनिक भवनों के नाम। प्रशासनिक भवनों के नाम। जैसे कोर्ट, कचहरी, थाना आदि। जैसे आपका वादे यानी कि दर्शन ये नाम। जैसे पूंजीवाद,
समाजवाद, मार्क्सवाद आदि। ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का निर्माण और उसकी उत्पत्ति। जातिवाचक संज्ञा का निर्माण या फिर उत्पत्ति। ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनाई जाती है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा बनाना। दूसरा है आपसे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तीसरा है आपका विशेषण। विशेषण पदों से जातिवाचक संज्ञा बनाना। ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण या उसकी उत्पत्ति। जातिवाचक संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनाई जाती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तीसरा है विशेषण पदों से जातिवाचक संज्ञा बनाना। अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए ये होता है। तो अब ध्यान दीजिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तो अब सीखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। इससे हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करने से वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करने से वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बन जाती है। जैसे
भगत सिंह, भगत सिंह, ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे हम, भगत सिंह, भगत सिंह, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। अब है ये हमारे जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, इसका पहला उदाहरण होगा, हमारे देश में, हमारे देश में भगत सिंह, भगत सिंह की कमी नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिए, जो भगत सिंह है अब यहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। ध्यान दीजिए, दूसरा, मोहन कलयुग का गांधी है। अगर वही गांधी होता तो ये व्यक्तिवाचक है, इसको गांधी की उपाधि दी गई है, उसकी तरह माना गया है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। क्या होगा ये, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, ये है हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा गीता आधुनिक युग की, आधुनिक युग की लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई है। ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ पे ये लक्ष्मीबाई है वो क्या होगी, आपकी जातिवाचक होगी, जातिवाचक। जैसे यहाँ लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक है, इसी प्रकार गांधी भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन मोहन को कलयुग का गांधी माना गया है तो ये जातिवाचक होगी। इसी प्रकार गीता को आधुनिक युग की लक्ष्मीबाई माना गया है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इससे आगे पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तो तक ये बता दिया। ध्यान दीजिए, दूसरा, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। ध्यान दीजिए, ये होता है भाववाचक संज्ञा पदों का बहुवचनों में प्रयोग करने से वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ध्यान दीजिए, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा पदों का, भाववाचक संज्ञा पदों का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, बन जाती है। जैसे
जैसे लिखावट, लिखावट, लिखावट आपका है व्यक्तिवाचक, वो भाववाचक, लिखावट आपका है भाववाचक। और लिखावटें, लिखावटें ये हो जाएगा आपको जातिवाचक, ये हो जाएगा आपकी जातिवाचक। जैसे बुराई, ये है आपकी भाववाचक, बुराइयां, ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक। इस वाक्य में प्रयोग देखिए, वह छात्रों को बुराइयों से दूर रहना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे बुराइयां शब्द है, वो है हमारी जातिवाचक। जैसे आपकी बनावट, ये है हमारी भाववाचक, भाववाचक, ध्यान दीजिए, बनावटें, बनावटें, ये हो जाएगी हमारी जातिवाचक। ध्यान दीजिए, सजावट, ये है हमारी भाववाचक, सजावटें, सजावटें, ये हो जाएगी हमारी जातिवाचक। तो इससे आगे बढ़ेंगे हम विशेषण पदों से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तब तक ये उतारिए। अब अगला है विशेषण पदों से जातिवाचक संज्ञा बनाना। ध्यान दीजिए, तो विशेषण पदों को जब बहुवचन के रूप में हम काम लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, अर्थात बहु विशेषण पदों का बहुवचन में प्रयोग करने से वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण पदों विशेषण पदों को विशेषण पदों को यदि बहुवचन विशेषण पदों को यदि बहुवचन बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप में काम लेते हैं, काम लेते हैं, अर्थात विशेषण पदों को यदि बहुवचन के रूप में काम लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, अर्थात विशेषणों का बहुवचन में प्रयोग करना ही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, होते हैं, अर्थात विशेषण विशेषणों का विशेषणों का बहुवचन विशेषणों का बहुवचन बनाने पर विशेषणों का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कहा है घायल, घायल है आपका विशेषण,
इसका बहुवचन होगा घायलों। ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक। ध्यान दीजिए, इसका वाक्य में प्रयोग घायलों की मदद करनी चाहिए। तो जो घायलों हैं ये है जातिवाचक। गरीब, गरीब है हमारा विशेषण। इसका बहुवचन गरीबों। अब हो जाएगा ये जातिवाचक। ऐसे ही हमारा शब्द है अमीर, शब्द है ये विशेषण। इसका बहुवचन अमीरों। अब है ये जातिवाचक। ऐसे ही शब्द है हमारा निर्धन, ये है विशेषण। इसका बहुवचन निर्धनों। अब हो जाएगा ये जातिवाचक। तो ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। दूसरी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे आगे पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, तब तक ये होता रही है। तो अब पढ़ेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूं कि समूह का शाब्दिक अर्थ होता है समुदाय। तो इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा के माध्यम से समूहगत नामों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और यह जातिवाचक का ही उपभेद है, अर्थात हम कह सकते हैं समूहगत नामों का बोध कराने वाली संज्ञा को ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, समूह का शाब्दिक अर्थ होता है समुदाय। समुदाय, समुदाय। तो ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा के माध्यम से, जिस संज्ञा के माध्यम से समूहगत नामों का बोध होता है, बोध, समूहगत नामों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते
हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी दूसरी परिभाषा समूहगत नामों का बोध कराने वाली समूहगत नामों का बोध कराने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंचायत, कक्षा, परिवार, संघ, गुच्छा, जगत नहीं, सेना, झुंड, सभा, समिति, समाचार, जगात, फौज, मंडल, पुंज आदि। तब तक ये उतारिए, इससे आगे पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए, द्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है नाप, तोल और माप, और वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्यार्थ अर्थात बतलाना। तो इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा के माध्यम से किसी नाप, तोल और माप वाली वस्तुओं के नामों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और यह जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है। तो ध्यान दीजिए, द्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है नाप, तोल और माप। तो वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है, वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्यार्थ अर्थात बतलाना। तो ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा के माध्यम से
जिस संज्ञा के माध्यम से किसी नाप, तोल और माप वाली वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। तो ध्यान दीजिए, जैसे नाप तोल वाली वस्तुएं, सोना, गोल्ड, चांदी, तांबा, लोहा, घी, दूध, तेल, कपड़ा, तेजाब, लकड़ी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आदि। जितनी भी नाप तोल वाली वस्तुएं हैं वो सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आएंगी। और द्रव्यवाचक में एक है गोबर, गोबर भी द्रव्यवाचक का ही उदाहरण है। तो तब तक ये बता रही है, इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो प्रश्न है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके लिए सोना, ऑप्शन दूसरा है आपके लिए लकड़ी, ऑप्शन तीसरा है आपके लिए गंगा, और ऑप्शन 4 है आपके लिए ग्राम। ऑप्शन 4 है आपके लिए ग्राम। तो इसका उत्तर होगा, लकड़ी। सोना क्यों नहीं, आपके लिए बताते हैं हम। सूचना, इसका उत्तर है दूसरा, लकड़ी। तो इससे पहले एक नोट लिखेंगे, सूचना। लिखेंगे। उपयुक्त उदाहरण में सोना और लकड़ी, दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा
के उदाहरण हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, उदाहरण हैं। लेकिन सोना शब्द में क्रिया और संज्ञा का भ्रम है, इसलिए लकड़ी शब्द को उत्तर के रूप में प्राथमिकता दी गई है। ये क्वेश्चन ये करते उतारिए, इससे आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सोना शब्द है, सोना शब्द है, तो ऑप्शन 1 संज्ञा, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 क्रिया, ऑप्शन 4 विशेषण। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा संज्ञा। क्यों होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सूचना डालते हैं हम, जो सोना शब्द है, सोना शब्द संज्ञा व क्रिया दोनों में आता है, दोनों में आता है, लेकिन पद व्याकरण में संज्ञा का क्रम क्रिया से पूर्व यानी कि पहले, क्रिया से पूर्व में आता है। इसलिए उत्तर में संज्ञा को प्राथमिकता दी गई है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।